हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है उसकी वीडियो लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं, जिसकी अब हम बुक लेकर चल रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको पेपर में सेक्शन नंबर ए में 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ। हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस वी एफ है, उसमें एक एस सबसेट है। ठीक है, शो दैट द एनालिटर ऑफ एस, मतलब एस का एनालिटर दैट इज एस नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ सब स्पेस ऑफ द ड्यूअल स्पेस वी स्टार। वो सब स्पेस है, मतलब हमारे पास वेक्टर स्पेस वी एफ था, उसका एक ड्यूअल स्पेस निकाला वी स्टार। ठीक है, उसका सब स्पेस बनेगा एनालिटर ऑफ एस। ठीक है, हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो किस तरह से हम लेके चलते हैं, लेट एफ नॉट बी द जीरो लीनियर फंक्शन ऑन एफ ऑन वी। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी एक जीरो लीनियर फंक्शन ले लिया, जीरो लीनियर फंक्शन लिया तो हमने एफ नॉट से रिप्रेजेंट करा है। अगर सिर्फ लीनियर फंक्शन लेते तो सिर्फ एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एफ नॉट अल्फा इक्वल टू जीरो। अब देखो जीरो लीनियर फंक्शन है तो जीरो है, तो एफ जीरो अल्फा कितनी वैल्यू हो जाएगी, जीरो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। हमने जीरो लीनियर फंक्शन लिया है तो अल्फा नॉट एफ नॉट अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो जीरो है वो फील्ड के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, दैट इज स्केलर्स बीइंग द जीरो इन एफ। और ये जो है ये जीरो है फील्ड में, मतलब फील्ड जो भी हमारे स्केलर्स की फील्ड है उसमें हमारा ये जीरो एलिमेंट बन रहा है। देन एफ नॉट बिलोंग्स टू एस नॉट। अब एस नॉट क्या है, ये एनालिटर ऑफ एस है। एनालिटर ऑफ एस में क्या आता है कि जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो जीरो आनी चाहिए। यहाँ पे जो जीरो लीनियर फंक्शन लिया है उसमें भी वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा जीरो लीनियर फंक्शन है एफ नॉट, ये हमारा एस एनालिटर ऑफ एस में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एस एफ नॉट अल्फा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हमारा जो एफ नॉट अल्फा है वो जीरो है फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस, जो कि सब स्पेस है वी का, जो कि सबसेट ऑफ वी का। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एफ नॉट अल्फा है वो जीरो के इक्वल है, जहाँ पर हमारा अल्फा सबसेट एस को बिलोंग कर रहा है जो वी का सबसेट है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, दस एस एनालिटर ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा जो अल्फा है वो एस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और हमारा एफ नॉट बिलोंग कर गया है एस के एनालिटर में, तो हम क्या कह सकते हैं कि एस का जो एनालिटर है वो 5 नहीं है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, वो जो सबसेट बन रहा है वो एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं, लेट एफ वन एफ टू बिलोंग्स टू एस का एनालिटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एफ नॉट तो बिलोंग कर रहा था, अब हमने मान लिया कि वो जो एम्प्टी नहीं है तो उसमें दो एलिमेंट्स और बिलोंग कर रहे हैं, एफ वन और एफ टू। एलिमेंट्स नहीं है, फंक्शंस हैं। ठीक है, देन एफ वन अल्फा इक्वल्स टू जीरो। अब वो एनालिटर ऑफ एस में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका जो फंक्शन आएगा वो भी इक्वल्स टू जीरो होगा, और इसका जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी इक्वल्स टू जीरो होगी। तो वही हमने लिख दिया है, देन एफ वन अल्फा इक्वल्स टू जीरो एंड एफ टू अल्फा इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एस। ठीक है, सब अल्फा के लिए जो एस में बिलोंग कर रहे हैं इनकी वैल्यू इक्वल्स टू जीरो होगी, वेयर एफ वन एंड एफ टू आर लीनियर फंक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ पे जो हमने एफ वन और एफ टू लिया है वो लीनियर फंक्शंस लिए हैं, यहाँ पे हमने एफ नॉट लिया था तो वो जीरो लीनियर फंक्शन लिया था, और यहाँ पे हमने सिंपल लीनियर फंक्शन लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एफ वन और एफ टू को लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो फॉर अल्फा बिलोंग्स टू एस, सी बिलोंग्स टू एफ। हमारे पास क्या है, अल्फा हमारा एस में बिलोंग कर रहा है और हमने एक स्केलर ले लिया है सी, जो हमारे फील्ड के एलिमेंट्स में से बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग्स टू एफ। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें जब भी सब स्पेस प्रूव करना होता है तो हमें क्या कंडीशन प्रूव करनी होती है कि हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फंक्शन है एफ वन और एफ टू, उसमें हम स्केलर की मल्टीप्लाई करें और हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एस का, तो हमारा ये जो है इसकी वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब ये जो चीज़ है जिसका भी हमें सब स्पेस प्रूव करना है, जैसे हमें इसे एस का एनालिटर को सब स्पेस प्रूव करना चाहिए तो करना है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी एस के एनालिटर में बिलोंग करनी चाहिए, ये हमारे सब स्पेस प्रूव करने के लिए कंपलसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हमने वही लिया है, एफ वन प्लस एफ टू में स्केलर की मल्टीप्लाई करिए इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी एफ वन अल्फा और एफ टू अल्फा। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, हम जो प्रूव करते हैं ना ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पर और सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सी की जब मल्टीप्लाई होगी तो सी की मल्टीप्लाई इधर भी होगी। ठीक है, तो सी एफ वन अल्फा हो जाएगा, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये लीनियर फंक्शंस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सी एफ वन अल्फा और सी एफ टू अल्फा। ठीक है, अब सी एफ वन अल्फा कितना है, जीरो है, और सी एफ टू अल्फा हमारे पास ये भी जीरो है, तो सी इंटू जीरो हमारे पास जीरो वैल्यू आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, सी एफ वन प्लस एफ टू बिलोंग्स टू एस का एनालिटर। ठीक है, हेंस एस का जो एनालिटर है वो सब स्पेस हो गया ड्यूअल स्पेस वी स्टार का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा प्रूफ का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इफ एस इज एनी सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ। यहाँ पे अगेन एस को हमें सब स्पेस दे दिया है, यहाँ पे हमें सबसेट दिया था बट यहाँ पे हमारे पास सब स्पेस है वी एफ का। ठीक है, देन एस का एनालिटर इज अ सब स्पेस ऑफ वी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एस का एनालिटर प्रूव करना है कि वो सब स्पेस है वी डैश का। सिंस जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो, हमने एक फंक्शन लिया है ओ एक्स जिसका जो एलिमेंट है वो जीरो आ रहा है फॉर एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस हमारा जो सब स्पेस है उससे बिलोंग कर रहा है जहाँ पे हमारा एक्स। तो हम क्या कह सकते हैं, वी हैव जीरो जो है ये जो ओ है ये ओ है।
ठीक है, हमने फंक्शन यहाँ पे ओ लिया, जैसे यहाँ पे हमने f0 लिया था, f1 f2 लिया था, यहाँ पे हम ओ लेके चल रहे हैं, तो ओ हमारा s के एनालिटर को बिलोंग करेगा, और जो s का एनालिटर है वो सबसेट होगा किसका, v के v डैश का, हैंस s का एनालिटर इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ v। तो हम क्या कह सकते हैं, जब g जो o है वो हमारे s0 में बिलोंग कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि s का जो एनालिटर है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है v का, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट तो बिलोंग करेगा, तो नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। लेट f1 एंड f2 बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ s के एनालिटर की, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, जैसे ऊपर लिए थे दो एलिमेंट्स, ऐसे हमने यहाँ पे ले लिए s एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ पे दो स्केलर्स ले लिए a, b बिलोंग्स टू f, देन वी हैव, यहाँ पे हमने दो स्केलर्स लिए, यहाँ पे हम एक स्केलर से प्रूव कर रहे थे, यहाँ पे हम दो स्केलर से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कंडीशन ली है, af1 प्लस bf2 इक्वल्स टू, तो हमने कंडीशन ये प्रूव करी है, और इसे क्या प्रूव करना है कि हमारे इसमें बिलोंग कर रहा है s के एनालिटर में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, af1 x हो जाएगा और bf2 x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो f1 और f2 हमारे s के एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं, तो f1 x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a इंटू 0 प्लस सिमिलरली वाली जो कंडीशन है वो b इंटू 0 आ जाएगी, ठीक है। देखो a f1 x, a को हमने पहले बाहर ले लिया है, a f1 x प्लस b f2 x, ठीक है। उसके बाद हमने f1 x की वैल्यू एनालिटर में बिलोंग करा तो ये 0 हो गई, सिमिलरली f2 की वैल्यू 0 हो गई, 0 की में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो a f1 प्लस b f2 था वो s के एनालिटर में बिलोंग कर गया, जहाँ पे f1 और f2 s के एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि s का एनालिटर इज अ सब स्पेस है v डैश का, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह था, बस थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया था, बाकी बिल्कुल सेम था, ठीक है। इफ W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ VF, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ W इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ VF, हमारे पास वेक्टर स्पेस VF है, तो और यहाँ पे हमारे पास W जो है वो सबसेट दे रखा है इस VF का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, कुछ वैल्यू रह गई है, या तो सबसेट होगा या सब स्पेस होगा, ठीक है। देन शो दैट W का एनालिटर इज अ सब स्पेस ऑफ V डैश, यहाँ पे सब स्पेस ही होगा, ठीक है। W इज अ सब स्पेस, W is a subspace of a vector space VF, then show that W का एनालिटर is a subspace of V dash, ठीक है। बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह प्रूव करना है, बस क्या डिफरेंट करके दे दिया है कि यहाँ पे W दे दिया और पीछे वाले की कंडीशन में हमारे पास S था, ओके, बिल्कुल सेम है। वी नो दैट W का एनालिटर इज अ सबसेट ऑफ V डैश, ये तो हमें पता है, हमने आपको एनालिटर के वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि एक चीज़ कैसे आती है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम चलते हैं, अगर हम माने कि इफ f1 और f2 हमारे W के एनालिटर में बिलोंग करेंगे, तो f1 x इक्वल्स टू 0 होगा और f2 x इक्वल्स टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि वो एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं, और एनालिटर में वही फंक्शंस बिलोंग करते हैं जिनकी वैल्यू 0 होती है, तो f1 x 0 हो गया और f2 x 0 हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W। नाउ अल्फा f1 और बीटा f2 x इक्वल्स टू, ये हमारे किसकी कंडीशन है, सब स्पेस प्रूव करने की कंडीशन है, ठीक है। तो अब क्या लेके चल रहे हैं, अब अल्फा f1 प्लस बीटा f2 x, ठीक है। यहाँ से मैंने अल्फा बाहर ले लिया तो अल्फा f1 x हो गया, और यहाँ से बीटा बाहर ले लिया तो f2 x हो गया, ठीक है, बीटा f2 x हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, क्योंकि हमारे f1 और f2 लीनियर फंक्शनल्स हैं। तो यहाँ पे f1 x की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 लिखी है, तो अल्फा इंटू 0, और f2 x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, बीटा इंटू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W, शोइंग दैट a f1 प्लस बीटा अल्फा f1 प्लस बीटा f2 बिलोंग्स टू W। तो यहाँ से हमें कैसे पता चल गया, यहाँ पे हमारा 0 है, तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं W के एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दस f1 डॉट f2 बिलोंग्स टू W का एनालिटर, और जो हमारे ये अल्फा और बीटा वो बिलोंग कर रहे हैं किसमें, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है ये जो है af1 प्लस बीटा f2 वो हमारे W के एनालिटर में बिलोंग कर गए, और इससे क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये हमारे बिलोंग कर ही रहे हैं, तो हेंस W का एनालिटर इज अ सब स्पेस, ठीक है। W जो एनालिटर है वो सब स्पेस हो गया वेक्टर स्पेस V डैश का, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह था, बस W की जगह S दे दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई तो ध्यान से नहीं देखता क्या प्रूव है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफाइन एनालिटर। एनालिटर की डेफिनेशन हमने पहले ही बता दी है, और यहाँ पे भी हम इतनी देर से एनालिटर यूज़ कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये तो पता होगा, बस थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं किस टाइप से हमें लिखनी है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स f, ठीक है। ओवर द फील्ड f लिख सकते हैं, ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स f लिख सकते हैं। तो वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है फील्ड f पर, और वी स्टार इट्स डुअल, जो वी स्टार है वो इस वेक्टर स्पेस का डुअल है। लेट W बी ए सबसेट ऑफ v, जो हमारा W है वो सबसेट मान लेते हैं इस वेक्टर स्पेस v का, विच इज नॉट नेसेसरीली सब स्पेस। तो W जो है वो v का सबसेट है, बट जरूरी नहीं है वो सब स्पेस भी हो, ठीक है। देन अ लीनियर फंक्शनल फाई बिलोंग्स टू V स्टार इज कॉल्ड द एनालिटर ऑफ W इफ, तो हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शन है फाई ले लो, f ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, जो हमारा वेक्टर डुअल स्पेस V स्टार को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे डुअल स्पेस लिया है ना V स्टार, उसको बिलोंग कर रहा है। तो इस फाई को हम एनालिटर ऑफ W कब बोलेंगे, जब फाई अल्फा इक्वल टू 0 होगा, जहाँ पे हमारा जो अल्फा है वो किसको बिलोंग करेगा, W को बिलोंग करेगा। और किस चीज़ से डिनोट करते हैं, W के ऊपर 0 लगाकर, ठीक है, W की पावर 0 करके, ठीक है। दैट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस फाई ऑन V सच दैट फाई अल्फा इक्वल टू 0। तो हमारे पास सारे ऐसे लीनियर फंक्शन फाई जिनकी वैल्यू फाई अल्फा इक्वल टू 0 आ रही है, जहाँ पे अल्फा हमारा V को बिलोंग
कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि 5W इक्वल्स टू 0 और इज इक्वल टू एनालिटर ऑफ W। ठीक है, सिंपल थोड़ी सी डेफिनेशन इधर लॉन्ग में दे दी है, इधर शॉर्ट में देती है। अगर एग्जाम में आ जाती है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखना और साथ में यहाँ से लेके ये जो लाइन है ना न्यूमेरिकल वाली ये लिख सकते हैं, या फिर इसे स्किप कर दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा लास्ट वाली लाइन। ऑल्सो W का एनालिटर इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू V का स्टार, दैट इज डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V सच दैट 5 अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता है, सारे वो लीनियर फंक्शंस जो वेक्टर स्पेस डुअल वेक्टर स्पेस V स्टार में बिलोंग करेंगे सच दैट कि 5 अल्फा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और अल्फा हमारा वेक्टर स्पेस V को बिलोंग करना चाहिए, वो हमारा एनालिटर होता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। प्रूव, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट W का एनालिटर इज अ सब स्पेस ऑफ V स्टार। बिल्कुल सेम ऊपर की तरफ चल रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, बाकी पूरे क्वेश्चंस वही रहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि W का जो एनालिटर है वो सब स्पेस है V स्टार का। by the definition of by the definition of एनालिटर ऑफ W, बाबा इसे W नॉट बोल देते हैं, एनालिटर ऑफ W। ठीक है, इफ 0 बिलोंग्स टू W का एनालिटर एंड W एनालिटर इज अ सबसेट ऑफ V स्टार। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो हमारे पास एनालिटर की डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि 0 हमारा एनालिटर में बिलोंग करता है और जो एनालिटर होता है वो सबसेट होता है किसका, डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V का। ठीक है, नाउ सपोज 5 एंड 5 बिलोंग्स टू W का एनालिटर। हमने दो लीनियर फंक्शन ले लिए 5 और 5 जो हमारे एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर एनी स्केलर्स अल्फा कॉमा बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू F एंड फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू W। ये बिल्कुल डेफिनेशन, आपको सब स्पेस प्रूव करना है तो आपको किस तरह से लेके चलना है, A 5 प्लस यहाँ पे B है प्लस B 5 इंटू अल्फा इक्वल्स टू, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ये चीज़ अगर हमारी जो W का एनालिटर है इसमें बिलोंग कर जाती है तो हमारी जो कंडीशन है प्रूव हो जाएगी। इस सब स्पेस के लिए बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम वही लेके चले हैं, दो लीनियर फंक्शन ले लिए जो W के एनालिटर में बिलोंग कर रहे हैं, दो स्केलर्स ले लिए जो फील्ड में बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे अल्फा हमारा W में बिलोंग कर रहा है। तो A 5 प्लस B 5 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा को भले लो 5 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो A 5 अल्फा प्लस B 5 अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अल्फा जब हमारा W के एनालिटर में बिलोंग कर रहा है तो 5 अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि एनालिटर में वही एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जिनकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 होती है। ठीक है, ऐसे 5 हमारे W के एनालिटर में बिलोंग कर रहा है तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A इंटू 0 प्लस B इंटू 0, तो ये 0 प्लस 0 दैट इज हमारे पास 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि A 5 प्लस B 5 हमारा बिलोंग करके W के एनालिटर में, हैंस W का एनालिटर इज अ सब स्पेस ऑफ V स्टार। ठीक है, डुअल स्पेस ऑफ V में क्या सब स्पेस हो गया W का एनालिटर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है कि यहाँ पे देखो बहुत कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज लिखी हुई है। अब मोनिक पॉलिनोमियल MTX बिलोंग्स टू FX ऑफ लीस्ट डिग्री इज सेट टू बी मिनिमल पॉलिनोमियल इफ ऑफ T इफ MT इक्वल्स टू 0। तो ये आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो मॉनिक मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा मॉनिक पॉलिनोमियल, पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है फिर मॉनिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो। फॉर एग्जांपल हम x-1 ले लें, x+1 ले लें, इस टाइप की जो x की पावर है वो 1 आ रही है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली इस वाले जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये होते हैं मॉनिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो मॉनिक पॉलिनोमियल जिसकी सबसे कम डिग्री हो, सबसे कम डिग्री मॉनिक पॉलिनोमियल है, सबसे कम डिग्री 1 वाला ही होगा। ठीक है, अगर वो किसी और पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करी जाए और हमारे पास जो मैट्रिक्स बने वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो जो पॉलिनोमियल होगा उसे हम मिनिमल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ T सच दैट V टू V बी ए लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, हमारे पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है T जो V से V के वेक्टर स्पेस पर जा रहा है एंड लेट Px बी अ पॉलिनोमियल और Px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, देन प्रूव दैट कर्नल ऑफ Pt इज T इनवेरिएंट। तो हमारे पास जो कर्नल होगा Pt का वो हमारे पास T इनवेरिएंट होगा। कर्नल क्या होता है, वो एलिमेंट जो हम इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो जब हम ये कर्नल फाइंड करते हैं तो इसकी जो इमेज है वो इस वाले सेट के जो वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट पर जारी होती है। ठीक है, वो होता है हमारे पास कर्नल एलिमेंट, कर्नल सेट। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट पे जारी होगी वो हम उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसे कहते हैं हम कर्नल सेट ऑफ Pt। ठीक है, हमें प्रूव करना है Pt कर्नल ऑफ Pt इज T इनवेरिएंट। तो क्या लेके चलेंगे, लेट अल्फा बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ Pt। जो हमारा अल्फा है वो हम लेके चल रहे हैं कि वो कर्नल ऑफ Pt में बिलोंग कर रहा है। देन Pt अल्फा इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो Pt अल्फा होगा, Pt अल्फा मतलब अल्फा हमने कोई वैल्यू ले लिया, Pt हमारा कोई भी सबसेट है जो कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जो कर्नल के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाते हैं और V का वेक्टर स्पेस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 होगा। ठीक है, तो Pt अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ वी शैल शो दैट T अल्फा बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ Pt। अब हम क्या शो करेंगे, जो T अल्फा है वो हमारा कर्नल ऑफ Pt में बिलोंग करता है। सिंस Px इंटू x इक्वल्स टू xpx, देखो Px की हमने x में मल्टीप्लाई करी तो हमारा जो x है वो इधर की साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा xpx। सो दैट P, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि Pt इंटू T क्या हो जाएगा, TPT। ठीक है, अब सो
पी टी अल्फा इक्वल्स टू, अभी हमने ये जो प्रूव करा है इसमें हमने एक अल्फा की मल्टीप्लाई कर दी स्केलर की, तो हमारे पास क्या गया, देखो टी पी टी इंटू अल्फा आ गया, ठीक है। अब पी टी जो है, पी टी अल्फा हमारे पास कितना आ रहा है, पी टी अल्फा देखो हमारे पास 0 है, तो टी जीरो इक्वल्स टू 0 हो गया। इससे क्या हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि पी टी अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास 0 हो गया। अब देखो 10 टी अल्फा, जो हमारा टी अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ पी टी से, हमारे पास यहाँ पे अल्फा कर्नल ऑफ पी टी में बिलोंग कर रहा था, तभी हमारे पास ये 0 आ रही थी। सिमिलरली यहाँ पे टी अल्फा पी टी अल्फा हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो हमारा टी अल्फा हमारे कर्नल ऑफ पी टी में बिलोंग कर गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इन्वेरिएंट है, टी इन्वेरिएंट है कर्नल ऑफ पी टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफाइन डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन क्या होता है, इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में भी आ सकता है। क्या होता है डायगोनलाइजेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ a सिमिलर टू n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स T। तो हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर n है, उससे हम कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है अगर जो हमारे पास वो मैट्रिक्स है A वो सिमिलर हो जाती है किसी और मैट्रिक्स D के जिसका ऑर्डर भी n क्रॉस n ही है, ठीक है, उसकी सिमिलर हो जाती है। दस दी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट, ये तो हमें सिंपल सा बता दिया कि वो डायगोनलाइजेबल तब हो सकती है। अब होगी कब होगी, द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी। हमारे पास वहाँ पे एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपको बताया था पी कैसे फाइंड करनी है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो नॉन सिंगुलर हो, सच दैट जो हमारा डी है इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी होना चाहिए। पी इनवर्स ए पी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए, तो हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल है, और जो पी मैट्रिक्स है उसे कहते हैं इज सेड टू बी डायगोनलाइज ए, ठीक है। अब देखो हमारे पास डी इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड अगर पी इनवर्स पी से दोनों साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास पी डी आ जाएगा, और इधर का पी इंटू पी इनवर्स होगा तो वो दोनों कैंसिल आउट होकर हमारे पास ए पी बचेगा। फिर सिमिलरली एंड में हम पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे तो पी इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट होकर ए बचेगा। तो हमने इसका रिवर्स करके लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स, और ये क्या लिख सकते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इक्वल्स टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है। दोनों चीज़ सेम है, बट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स निकालने हैं तो आपको पहले पी इनवर्स लेना है, फिर अपनी मैट्रिक्स लेनी है, फिर आपको पी लेना है। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स निकालनी है और डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको एक कंडीशन लेके चलनी है, ठीक है। अगर इनवर्स और सिंपल एलिमेंट इधर उधर हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इन वाली मैट्रिक्स का, ठीक है। जहाँ पे हमारी जो डी है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो पी इज सेड टू बी डायगोनलाइज ए, और जो हमारा पी मैट्रिक्स आई है हमने जो कैलकुलेट करके निकाली है, किससे निकालते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकालते हैं। उस मैट्रिक्स को कहते हैं टू डायगोनलाइज ए और ट्रांसफॉर्म ए टू डायगोनल फॉर्म डी, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो पी मैट्रिक्स है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया ए मैट्रिक्स को टू द डायगोनल फॉर्म डी में, ठीक है। आई होप आपको डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। वैसे मैं इससे थोड़ी सी इजी लैंग्वेज मैंने आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड करवाई रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन बाय ए इक्वल्स टू दिस। हमारे पास ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए व्यूड एज मैट्रिक्स इज ओवर। हमें सारी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है ए की, किस किन किन कंडीशन में, रियल फील्ड आर पर, जब हमारे पास जो कंडीशंस होंगी रियल फील्ड आर पर होंगी, और दूसरी कॉम्प्लेक्स फील्ड सी, और दूसरी वाली कंडीशन हमें कॉम्प्लेक्स फील्ड पर निकालनी है। ऑल्सो फाइंड इन विच केस दी मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, और हमें ये भी फाइंड करना है कि किस केस में हमारी जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जब भी हमें डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगी, देखो दो तरीके से आती है, ए माइनस लेमडा आई निकाल देते हैं, या फिर लेमडा आई माइनस ए कर दो, वन का डिटर्मिनेंट कर दो। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टी, एक तो लेमडा की जगह टी लिया हुआ है और सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करी हुई है, ठीक है। अब कोई से भी कर लेगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो टी माइनस 3 हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 होते हैं, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। जब उसमें हम टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी बन जाएगा, ये टी बन जाएगा और ये टी बन जाएगा, और इसमें से जब इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो यहाँ पे टी माइनस 3 हो जाएगा, ये टी माइनस 2 हो जाएगा और ये टी प्लस 2 हो जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे, बस माइनस में आ जाएंगे क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स माइनस में है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। जब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू टी माइनस 3 और टी स्क्वायर माइनस 1। इसके और फैक्टर करें तो हमारे पास टी माइनस आई और टी प्लस आई आ गया। अब देखो हमारे पास इसके क्या क्या रूट्स आए, टी इक्वल्स टू 3 आ गया, टी इक्वल्स टू आई आ गया और टी इक्वल्स टू -1 आ गया,
माइनस आई आ गए, ठीक है। ये सारे हमारे पास रूट्स आ गए। अब हमें दो कंडीशन के बेसिस पर इसकी जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है। कौन कौन सी? रियल फील्ड पर और कॉम्प्लेक्स फील्ड पर। तो रियल फील्ड पर कैसे फाइंड होगी? देखो रियल फील्ड पर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रियल है। देखो यहाँ पे रियल एलिमेंट तो सिर्फ 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स। अगर हमारी मैट्रिक्स ए रियल नंबर्स पर डिपेंड करती है, देन ए हैज ओनली वन आइगन वैल्यू विच इज 3। तो ए के पास सिर्फ एक ही आइगन वैल्यू होगी, क्योंकि बाकी सारे इमेजनरी नंबर है। दस ए कैन नॉट बी डायगोनलाइज्ड। तो हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो कभी भी डायगोनलाइज नहीं हो सकती है। एक एलिमेंट आ रहा है तो हमारी डायगोनलाइज नहीं होगी। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। तो अगर हमारी ए जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड पर है, देन ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज विच आर। तो हमारे पास ए के पास 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो सकते हैं। कौन कौन सी? 3 माइनस आई और आई। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास 3 भी आएगा, रियल नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो 3 भी आएगा, माइनस आई भी आएगा, प्लस आई भी आएगा। तो हमारे पास तीनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही होंगी। दस देयर एग्जिस्ट 3 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। 3 आइगन वैल्यूज है तो 3 आइगन वेक्टर्स इंक्लूडेड होंगे उसमें। सो दैट द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ए का वो डिटर्मिनेंट ऑफ टी के इक्वल होगा, विच इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि प्रोडक्ट होगा लीनियर पॉलिनोमियल के। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप स्किप कर सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ गई हैं डिस्टिंक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं वेरी शॉर्ट में। डिफाइन इनवेरिएंट सबस्पेस। इनवेरिएंट सबस्पेस क्या होता है? देखो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिया या फिर लीनियर फंक्शन लिया v से v पर, v लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देन आ सबस्पेस w ऑफ v इज इनवेरिएंट अंडर t। हम कोई सबस्पेस ले रहे हैं v का w, ठीक है। अब उसे हम कहेंगे कि वो t के अंदर इनवेरिएंट है। कब? जब t w इज सबसेट ऑफ w होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ w, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे w का वो सबसेट आ जाता है w का। दैट इज अल्फा बिलोंग्स टू w, देन t अल्फा बिलोंग्स टू w। हमारा अगर अल्फा बिलोंग्स कर रहा है w में, तो t अल्फा भी हमारे w में बिलोंग्स करेगा, ठीक है। वो होता है इनवेरिएंट सबस्पेस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इनवेरिएंट डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन। इनवेरिएंट डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन को हमें डिफाइन करना है। क्या है? हम सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेके चलेंगे v से v पर। v है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मिस हो गया है, एंड v इज द डायरेक्ट सम ऑफ t इनवेरिएंट सबस्पेसेस। और हमने v मान लिया है डायरेक्ट सम ऑफ t इनवेरिएंट सबस्पेसेस का। t इनवेरिएंट सबस्पेसेस कौन से? देखो यहाँ पे हमने लिए थे सबस्पेस w, यहाँ पे सिर्फ एक लिया था, लेकिन हम डायरेक्ट सम लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे हमने w1 w2 w तक सब स्पेसिस ले लिए हैं जो टी इनवेरिएंट है, ठीक है। सच दैट v इक्वल्स टू, हमारे पास किस तरह से लिए हैं हमने सब स्पेसिस कि v इक्वल्स टू w1 प्लस क्या है, ये डायरेक्ट सम है w2 डायरेक्ट सम डॉट डायरेक्ट सम vw। मतलब सारे जितने भी हमने सब स्पेसिस लिए हैं जो टी इनवेरिएंट है उनके डायरेक्ट सम हमारे v के इक्वल आ रहे हैं। और जो टी डब्ल्यू आई है वो सबसेट है डब्ल्यू आई का। देखो ये वाली तो यही वाली कंडीशन है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है डब्ल्यू आई का वो सबसेट होता है डब्ल्यू आई का, ठीक है। जब पे हमारा आई 1 से लेकर आर तक बिलोंग कर रहा है। इफ टी आई डिनोट्स द रेस्ट्रिक्शन ऑफ टी टू डब्ल्यू आई, अगर हमारा जो टी आई है वो रेस्ट्रिक्शन को डिनोट कर रहा है टी टू डब्ल्यू आई पर, देन टी इज सेड टू बी डिकम्पोजेबल। तो हम क्या कह सकते हैं कि टी हमारा डिकम्पोजेबल है इनटू ऑपरेटर्स टी आई, सो टी कैन बी रिटर्न एस। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर टी आई हमारे टी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है डब्ल्यू आई पर, मतलब टी आई हमें टी पर इस तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो जो टी है वो डब्ल्यू आई तक ही जा सकता है, उसके आगे के जो सब स्पेसिस है उन पर नहीं जा सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम टी को डिकम्पोज कर सकते हैं, किन किन में, T1 T2 T3 डॉट टी आर तक डिकम्पोज कर सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू T1 उनका डायरेक्ट सम प्लस T1 का डायरेक्ट सम T2 के साथ, फिर उसका डायरेक्ट सम T3 के साथ, और डॉट डायरेक्ट सम चलता रहेगा टी आर तक। ऑल्सो द सब स्पेसिस W1 W2 डॉट डब्ल्यू आर आर सेड टू रेड्यूस टी और टू फॉर्म अ टी इनवेरिएंट डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन ऑफ V। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सब स्पेसिस लिए हैं जो टी इनवेरिएंट है वो रेड्यूस कर रहे हैं टी को टी इनवेरिएंट डायरेक्ट सम डिकम्पोजिशन ऑफ V में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आपको समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।